नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो है 6 नवंबर 2025 का द इकोनॉमिस्ट का उल्लेख। द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर एक आता है, उसका लेख है कि व्हाट एक्सप्लेन्स इंडियाज पिक्यूलियर स्टेबिलिटी। और उसके नीचे एक थोड़ा, ये तो बोल्ड लेटर में था, थोड़ा छोटे लेटर में लिखा हुआ था, इन अ ट्रिकी नेबरहुड द कंट्री रिमेन्स काम। बड़ा आश्चर्य है, ये लंदन का न्यूज़पेपर है, इसका मैं विश्लेषण सुन रहा था इस न्यूज़ का। तो जो समझ में आया वो ये है कि बड़ा आश्चर्य है पूरे यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया को, और यहीं हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को ऐसा इसका बुखार है कि आखिरकार जब भारत के आसपास सारे देश अनस्टेबल हैं, परेशान हैं, तख्तापलट हो रहा है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। उस लेख में नेपाल का जिक्र है कि नेपाल में जनजी ने प्रोटेस्ट कर दिया, कारण अनएम्प्लॉयमेंट था। बांग्लादेश का जिक्र है, पिछले साल बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ, कारण कोटा सिस्टम जो रिजर्वेशन में था सरकारी नौकरी में, कि जो वार वेटरान हैं वहाँ पर उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा, यही था पिछले साल का मसला। श्रीलंका की बात उसमें की गई है, 2022 में वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, बैंकरप्ट हो गया पूरा देश, छोटी छोटी चीज़ों के लाले पड़ गए, फूड की भी किल्लत हो गई थी। पाकिस्तान की हालत के विषय में भी बताया गया कि पाकिस्तान की हालत ख़राब है, इकोनॉमी बैंकरप्ट हो चुकी है, दर दर कटोरा लिए घूम रहा है। लेकिन इन सब के बीच में चारों मालदीव में भी हालत ख़राब थी, हाँ, लेकिन किसी तरह सुधर गया है। मतलब जितने बड़े बड़े देश हैं, छोटे देशों की बात नहीं की जा रही, जितने बड़े देश हैं, थोड़ा सा बड़े देश मतलब, वो परेशान है। लेकिन इंडिया जो है अ सरप्राइजिंग आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, ये कहा गया उसमें भारत के लिए। तो सवाल ये पैदा, उसमें विश्लेषण किया गया है कि आखिरकार क्यों ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, बड़ा रोचक विश्लेषण है, आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोगों को भी खुशी होगी कि आखिरकार ये विश्लेषण कह क्या रहा है। और इस पूरे उसमें घटनाक्रम में इसने पूरा एकदम पीछे से आगे तक का विश्लेषण किया गया। तो इन्होंने ये कहा कि डिस्पाइट बीइंग विक्टिम ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ट्रेड वार, ठीक है, सिग्नल्ड आउट फॉर प्यूनिटिव टैरिफ्स ओवर रशियन ऑयल परचेज, इंडियाज इकोनॉमी हैज बेयरली नोटिस्ड। ठीक है, इसमें और भी आगे है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं उसका मतलब बताना कि इन सब के बावजूद अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, रशियन ऑयल पर प्रतिबंध लगा दिया, और भी बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी इंडिया में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। इंडिया ने अभी हाल ही में एक छोटा सा युद्ध भी लड़ा, न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान से युद्ध लड़ा। इंडिया इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग ए शूटिंग वॉर विथ न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान विदाउट मेजर इकोनॉमिक डिसरप्शन, ये है इसमें। और इसके बावजूद भारत में कोई नहीं हिला। आसपास के देशों में अगर बात की जाए, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सब IMF के आगे आगे चक्कर लगा रहे हैं, आगे पीछे। इंडिया में गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो 7% यील्ड कर रहा है, मतलब उससे जो कमाई आ रही है 7% के रेट से आ रही, ठीक है। श्रीलंका में हालत ख़राब है, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्रेस पर है इंडिया में, $700 बिलियन का, 18% ऑफ GDP, 11 मंथ की इंपोर्ट के लिए सफिशिएंट है, और ग्रोथ अभी भी 6 to 8% पर ईयर है। आप समझिए, इसमें जो है
इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं कि इंडिया हर समय ऐसे ही स्टेबल था। 1947 से 1991 तक की बात बताई गई है इसमें कि इंडिया जो है रिपीटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से जूझता रहा है। इंडिया सफर्ड रिपीटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसमें बताया गया 1965 के वार का हवाला दिया गया कि भीषण सूखा पड़ा, फूड क्राइसिस हो गई, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अमेरिका के सलाह पर इसमें रुपए में अवमूल्यन किया गया, फिर वहीं सड़ा खाने का गेहूं मिला इंडिया को। 1991 की बात की गई कि जब गल्फ वार के समय ऑयल प्राइस हाइक हो गया तो इंडिया में भी क्राइसिस हुआ, इसका असर हुआ और इंडिया को ब्रिटेन के बैंकों में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। 2013 की बात की गई इसमें। 2013 में इंडिया वाज काउंटेड इन द फ्रैगाइल फाइव बाय मॉर्गन स्टैनली। एक दुनिया की ये जो है वर्ल्ड लेवल की क्रेडिट रेटिंग संस्था है जो विश्व के सारे देशों की क्रेडिबिलिटी को वो करती है, रीड करती है। तो 2013 तक इंडिया की पोजीशन क्या थी कि इंडिया 5 फ्रैगाइल कंट्रीज में था। फ्रैगाइल माने टूटने वाले, डावाडोल स्थिति वाले, ऐसी इकोनॉमी जो डावाडोल हो उसको फ्रैगाइल कहा जाता है। तो 5 फ्रैगाइल कंट्रीज में था मॉर्गन स्टैनली के द्वारा। और आज वही मॉर्गन स्टैनली क्या कहता है? आज कहता है इंडिया सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। और तो और इसमें जो है ये भी कहा गया है कि ₹20% फेल हो गया था, 20% गिर गई थी मई टू अगस्त में उस समय। 2018 तक जहां बैड लोन माने जो अदा न हो सके लोन, बैंकों ने ऐसा कर्ज दिया हो जो रिटर्न नहीं आ पाए तो उसको बैड लोन कहा जाता है। जहां बैड लोन 15% था, अब इस समय जो है 2023 में ये आकर के 3% पर हो गया है। मतलब ऐसा कोई नहीं बचा है, केवल 3% ऐसे लोग बचे हुए हैं, 3% जो कि बैंकों का कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं, बाकी सब रिटर्न कर रहे हैं। और 2018 तक हालत क्या थी? 15%। बात इसकी जब की गई तो उसमें ये भी कहा गया कि आखिरकार इंडिया में हो क्यों रहा है, ये सब कैसे संभव हुआ। तो यहाँ मोदी गवर्नमेंट के विषय में बताते हुए कहा गया है कि श्रीलंका बर्बाद क्यों हुआ? टैक्स कटौती और मुफ्त वितरण, सब्सिडी, ज़बरदस्त सब्सिडी, इसके कारण। इंडिया में क्या है? इंडिया में जो बजट डेफिसिट है वो 9% पैंडेमिक के समय रहा करता था। पैंडेमिक का मतलब जब कोरोना आया था। अब एक घट करके बजट डेफिसिट कितना हो गया? 5% हो गया है केवल। आगे भविष्य का प्लान ये है कि जीडीपी का जो 57% अभी डेट से आ रहा है, ठीक है, प्लान्स टू कट डेट टू जीडीपी फॉर 57% टू 50%, इसको 50% तक ले आना है। 2031 तक इसके लिए एक टाइमलाइन दिया गया है। ये भी कहा गया इसमें कि एक्सपोर्ट जो है 11% से 15% हुआ है। मिनरल ऑयल का इंपोर्ट जो हो रहा था इंडिया में, वो उसमें जो ये गिरावट आती थी, मतलब उथल पुथल होती थी, उसको काबू किया गया इंडिया में। क्यों? उसको कई तरीके से, जैसे स्ट्रेटजिक ऑयल बफर बनाया गया अपने पास, नई रिफाइनरी कैपेसिटी डेवलप की गई, जो पुरानी थी उसी में रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ा दी गई। चीप इंपोर्ट रशियन ऑयल से हुआ, जिससे करीब $8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज बचा लास्ट ईयर में। इथेनॉल ब्लेंडिंग की गई, सिंस 2021 से ही शुरू हो चुका है। हाँ, तो इसके वजह से भी काफ़ी हमारा जो है ऑयल इंपोर्ट घटा है, आत्मनिर्भरता बढ़ी है। इससे केन ग्रोअर्स के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल आया, ये भी इसमें कहा गया है रिपोर्ट में। अंत में इकोनॉमिस्ट ये कहता है, अपने निष्कर्ष में ये कहता है कि भारत में जेन जी अर्थात जो यंग जनरेशन है वो ऑप्टिमिस्ट है और वो बेहतर भविष्य का सपना संजोए है।
फिर भारत एक रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, इसलिए भारत में जेन जी या जेन जेड विद्रोह नहीं कर रहा है। अंत में अपना सर पटक लिया इकोनॉमिस्ट ने। इकोनॉमिस्ट के जो भी उसके वो थे, मतलब जिन्होंने लेख लिखा है, उन्होंने निष्कर्ष में अपने यही निकाला। मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर? मतलब यह है कि लोगों को अभी भी यूरोप को बड़ी परेशानी है इस बात से कि आखिरकार इतना सब कुछ किया गया, फार्मर प्रोटेस्ट इतना किया गया, हाँ, उसके बाद में शाहीन बाग, दुनिया भर के और भी हर समय कोई न कोई धरना प्रदर्शन हुआ जबरदस्त, लेकिन वो विरोध नहीं हो पाया जिससे कि भारत के संसद भवन को इतना ज़्यादा घेर लिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ की कुर्सी छोड़ने पर बेहोश हो। वो नहीं हो पाया, और उसका कारण इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि रैपिड ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की। साथियों, आप क्या सोचते हो इसके विषय में? क्या अगर आपका कोई व्यू हो तो आप ज़रूर इस पर दो। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।